अच्छा, तो तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि यार आजकल तो इतना दुखी दुखी क्यों रहता है, तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? तो यार हाँ, चल तो रहा है। ये तुम देख ही पा रहे हो क्या है। मतलब भाई साहब, ना ये जीने देता है, ना ये मरने देता है, न सोने देता है, न जागने देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार ये सच में पीरियोडिक टेबल ही है या फिर मेरा एक्स है। ना इसे समझ पाता हूँ, ना इसे भूल पाता हूँ। अब तो यार जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि बस किसने बनाया है टेबल, उसे ढूंढूं और दर्जन भर गालियाँ बस उसे दे ही दूँ। बस जब इस सफ़र में मैं चला तब मुझे समझ आया कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, कई लोगों ने मिल के ज़िंदगी को झंड बना के रखा हुआ है भाई। इनमें सबसे पहला नाम आता है डॉबरेनियर साहब का। समय था 1829। इन्होंने पहली बार जितने भी एलिमेंट्स थे इन्हें एक टेबल में रिप्रेजेंट किया। इनमें दूसरा नाम आता है न्यूलैंड साहब का। इन्होंने 1864 को अपना एक टेबल बनाया और एक लॉ बनाता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर आता है मेंडलीफ साहब इन 1869 को, और ये देते हैं मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। और कहा जाता है ना, आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसका जो बेसिक आइडिया था ना, ये इनके द्वारा ही दिया गया था। हम आगे देखेंगे, काफ़ी मतलब विजनरी आदमी थे। इन्होंने यार पूरा फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर दिया था पीरियोडिक टेबल का। तुम कह सकते हो शायद उस समय के बाबा ही थे। और आखिरी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो आज तुम देख रहे हो ना, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे यार बनाता है हेनरी मोज़ेली ने इन 1913 को। और यार सही बोलो तो इस चैप्टर में हमें इन चारों का टेबल को बहुत ही डिटेल में देखना है। इससे पहले कि हम इनके टेबल्स को समझे, एक सवाल उठता है यार, हमें क्यों एक पीरियोडिक टेबल चाहिए? क्या इसके बिना हम नहीं चल सकते थे? तो देखो, इसका जवाब कुछ ऐसा है। इस समय हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और अगर हम इकट्ठा सबको समझने बैठ जाए तो यार कुछ हो या ना हो, हम पागल जरूर हो जाएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अरे वो लड़की चले गई। तो हमने एलिमेंट्स को आसानी से समझने के लिए कुछ इस तरीके से ग्रुप्स में बांटा है, जहाँ जितने भी एक तरीके का एलिमेंट्स होगा, जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, उन्हें हम एक तरीके के ग्रुप में रखेंगे। अब इससे हुआ क्या, इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, वो कुछ ग्रुप में सिमट गए। अब हम बस इन ग्रुप्स को स्टडी करके ही कौन सा एलिमेंट किस प्रॉपर्टी का है पता कर सकते थे। तो यार बस इसी रीज़न के लिए हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें क्लासीफाई किया। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं, जो पहली बार किसी इंसान ने जितने एलिमेंट्स थे उन्हें इकट्ठा लाके एक टेबल में प्रेजेंट किया, कौन था वो? डॉबरेनियर। अब आज के समय पे हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, बट जब डॉबरेनियर पहली बार एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहा था तब उसके पास थे बस 30 एलिमेंट्स। अब उसने सोचा इन एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासीफाई करता हूँ सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो जब वो ऐसा कर रहा था, उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास को देखते हुए उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना शुरू किया, और 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। और ये जो 3 का ग्रुप है, इन्हें ही हम कहते हैं ट्राइड। समझ गए? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप को कहने लगे हम ट्राइड। तो जब उसने ऐसा किया ना, तो उसने एक चीज़ देखा कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ ना, 3 एलिमेंट्स का एक ट्राइड बनाता हूँ, तो ये जो मिडिल एलिमेंट है ना, इसका जितना भी एटॉमिक मास है, ये एवरेज है बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास से। देखो, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, टेबल के साथ समझते हैं। अब देखो, ये है डॉबरेनियर का पहला ट्राइड, यानी कि पहला ग्रुप। यहाँ देखो, एक तरफ में एलिमेंट्स है और दूसरी तरफ एलिमेंट का मासेस है। अब डॉबरेनियर के लॉजिक के हिसाब से हमारा जो बीच वाला एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास बराबर होगा अगर तुम ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट को एवरेज करते हो। देखो कैसे, ऊपर में है 7, नीचे में है 39। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाला, तो वो एवरेज ना 23 होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो बीच वाला एलिमेंट का भी एग्जैक्ट वैल्यू 23 है। इससे हमें एक चीज़ समझ आ गया कि अगर तुम एवरेज निकालते हो पहले और आखिरी एलिमेंट का, तो वो बिल्कुल इक्वल होगा बीच वाले एलिमेंट के। ठीक है, तो यही था डॉबरेनियर ट्राइड। अब देखो, जब तुम कभी मिडिल एलिमेंट का एवरेज निकालोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये एग्जैक्ट फिगर ना दिखाए, कुछ 0 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, और कभी कभी तो ये डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी ने जन्म दिया लिमिटेशंस का डॉबरेनियर्स ट्राइड के अंदर। देखो होता गया है, पहला चीज़ तो देखो यार, उस समय हमारे पास था 30 एलिमेंट, बट डॉबरेनियर बस 3 ट्राइड्स के बारे में ही बता पाया था, यानी कि 3 ग्रुप्स के बारे में ही बता पाया था, और बाकी के एलिमेंट्स का कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं उसके पास।
और फिर दूसरा उसने जो कहा था कि मिडिल एलिमेंट जो होगा ये बाकी दो एलिमेंट के एवरेज होगा, ये उसका लॉ था। बट ये लॉ फेल करता है बाकी सारे एलिमेंट्स पे, बस जो पहला 3 है वही पे ये एप्लीकेबल है, बाकी सब में ये एप्लीकेबल नहीं था। अब इन सारे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आता है न्यूलैंड साहब। अब देखो इनके समय पे 56 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी 56 एलिमेंट थे उन्हें उनके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दिया। अब ऐसा करते हुए उन्होंने पाया कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी ना सिमिलर है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जब हमने एलिमेंट को उनके मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा ना, तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट बिल्कुल ही सेम था, समझ रहे हो। और इसी को उन्होंने कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो इसे समझाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था सारे गामा कुछ होता है ऐसा। बट यार देखो म्यूजिक से ना अपना दूर दूर तक का पाला पड़ता नहीं है। तो जब मैं क्लास 10th पे था तो मुझे तो बिल्कुल ये समझ आया नहीं था, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तो म्यूज़िक वाले सीन को दूर रखते हैं। देखो मुझे संडे बहुत पसंद है, तो मैं संडे वनडे से ही शुरुआत करता हूँ। देखो संडे है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे ऐसे करते करते 7वां दिन होता है ना, उसके बाद जो 8वां दिन होता है वो कौन सा होगा बताओ। फिर संडे ही तो होगा। संडे है, फिर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो दोबारा संडे होगा। ऐसा रिपीट होते रहेगा, समझ गए। और ये सिर्फ संडे के साथ नहीं है, तुम मंडे ले लो, मंडे है पहला दिन, अब इसके बाद जो 8वां दिन होगा ना वो फिर से मंडे ही होगा। सिमिलरली ट्यूसडे है पहला दिन, अब जब 8वां दिन होगा ना वो भी ट्यूसडे होगा। तो इसे तुम क्या समझे कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों सेम होता है। यही चीज़ को तुम न्यूलैंड्स का टेबल पे भी देख सकते हो। ये जो पहला लाइन है यहाँ में पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों सेम होगा, यानी कि ये जितने भी है ना ये सिमिलर है, फिर ये जितने भी है ये भी सिमिलर है, और फिर ये जितने भी है ये भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, समझ गए। अब देखो इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ना, इनके साथ भी प्रॉब्लम था। ये जो बता रहे थे कि 8वां एलिमेंट रिपीट करता है, ये चीज़ ना हमें बस कैल्शियम तक ही देखने मिलता है। कैल्शियम के बाद में जो है इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं होता है, पहला चीज़। और दूसरा यार देखो न्यूलैंड साहब ना कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और जोश में इन्होंने कह दिया कि देखो भाई ऐसा है, जितने एलिमेंट इस समय है 56 इतने ही रहेगा इन फ्यूचर, कोई नया एलिमेंट का डिस्कवरी होगा नहीं आगे, जो कि तुम्हें पता है गलत हो जाता है। और आखिरी चीज़, उन्होंने अपना ऑक्टिव लॉ को जस्टिफाई करने के लिए जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे ना उन्हें भी सिमिलर एलिमेंट्स के साथ ठूस दिया। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास अलग है, बट फिर भी क्योंकि उन्हें प्रूव करना था कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, उन्होंने उसे ठूस दिया, जबकि यार वो बहुत ही अलग थे। तो यही है इनका लिमिटेशंस। अब इसके बाद एंट्री होता है मेंडलीव साहब का। भाई साहब क्या ही आदमी था ये, गजब भाई। आते ही बस उन्होंने एक चीज़ कहा, ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता, चूतिया समझो। अब यार तुम लोग तो यार रहने दो, तुम लोग से ना हो पाएगा। तुम लोग यार जाके ड्रीम 11 में टीम बनाओ। मैं एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बना के दूंगा ना, ऐसा दूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब भाई साहब परफेक्शन का दूसरा नाम होगा ये टेबल। देखो यार उनके समय पे 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका था। अब यार देखो हमारे मेंडलीव साहब को 3 पत्ती खेलने का बहुत शौक था, तो उन्होंने क्या किया, ये जो 63 एलिमेंट्स थे ना इन्हें 63 कार्ड्स पे लिखा, इनका प्रॉपर्टीज, ठीक है, और लिखने के बाद वॉल पे चिपका दिया। देख रहे हो भाई साहब, ये होता है डेडिकेशन। और जब वो वॉल पे चिपका रहे थे एलिमेंट्स को, तो उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा, एलिमेंट्स को जब मैं चिपकाऊंगा ना तो उन्हें एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चिपकाऊंगा, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, समझ रहे हो। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चिपकाना। अब यार तुम सोच रहे होगे ये सब चीज़ें करके भाई साहब साबित क्या करना चाहते थे। तो यार देखो वो जानना चाहते थे कि एलिमेंट का एटॉमिक मास और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। अब सुनने में ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पागलपंती से भरा हुआ लग रहा है, बट बी ऑनेस्ट इससे उन्हें काफ़ी कुछ पता चला। उन्होंने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। देखो यार एलिमेंट्स क्या कर रहे थे, एक समय के बाद ना फिर से रिपीट कर रहे थे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को। हमने यार पढ़ा था ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे कि पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है रिपीट करेगा फिर 8वां एलिमेंट पे। देखो यहाँ मेंडलीव्स को बचना था ये कहने से कि पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी ना एग्जैक्टली 8वां एलिमेंट पे रिपीट करेगा। तो देखो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली कहा, देखो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स कितने देर बाद रिपीट करेंगे,
बट मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो रिपीट करेंगे। ये यार 10 के बाद भी कर सकता है, 8 के बाद भी कर सकता है, 9 के बाद भी कर सकता है, आई डोंट नो। बट एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट होता है। और इस चीज़ को अंग्रेजी में बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से तुम्हें बताया गया, पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, आई डोंट नो कितने देर के बाद, बट एक फिक्स इंटरवल, वो कितना भी लंबा हो सकता है, बट चीज़ें रिपीट करेगा। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपना एक लॉ बनाया जिसका नाम रखा पीरियोडिक लॉ, जो बिल्कुल है कुछ इस तरीके से कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखो यार, इस चीज़ को पढ़ने के बाद तुम्हारा मुंह बस इतना बड़ा हो गया होगा। हाँ भाई साहब, ये क्या है? कौन सा अंग्रेजी झाड़ दिया भाई, एक वर्ड समझ नहीं आया। देखो यार, तुम लोगों के लिए मैं इसे बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहला वर्ड कहा इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, यानी कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, समझ रहे हो। और फिर एटॉमिक मास, ये क्या बताना चाह रहा है कि देखो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी तब रिपीट करेगा जब तुम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखोगे, समझ गए, दैट्स इट। एकदम सिंप्लीफाई तरीके से बताओ तो ये लोग कहना चाह रहा है कि अगर तुम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखोगे ना, तो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ देर बाद, आई डोंट नो कितने बाद, बट एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, दैट्स इट। अब यार देखो, इतने सारी चीज़ें देखने के बाद तुम तो समझ ही गए होगे कि मेंडलिव्स कितना महान था। अब इसका देखो मॉरल ऑफ द लेसन क्या है कि देखो पागलपंती लाइफ में ज़रूरी है। उन्होंने जो भी किया थोड़ा बहुत पागलपंती जैसा ही था। भाई साहब, कौन ऐसा करता है वॉल के अंदर में, मतलब आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टीज़ को लिख के चिपका दे रहे हो। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। बट इसी पागलपंती के कारण उन्होंने एक ऐसा टेबल दिया जिसके अंदर में तुम गलतियाँ निकाल ही नहीं पाओगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इनका ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ, तो 1 मिनट रुक जाओ, तुम इनका अचीवमेंट को सुनो यार, तुम्हारा फटके चार हो जाएगा। इस बंदे ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया ना, इसके अंदर में काफ़ी खाली जगह छोड़ दिया था, ब्लैंक स्पेसेस। पता है क्यों? क्योंकि यार इन्हें पता था जो गलती न्यूलैंड्स ने किया है कि उसके हिसाब से 56 एलिमेंट है और यही रहेंगे। बट ये चीज़ मेंडलिव्स को पता था, क्योंकि उसके समय पे 63 तो हो ही चुके थे और आगे और भी हो सकता था। तो उसने ये जो खाली जगह है उसे इसलिए रखा कि जब आगे कोई डिस्कवरी होगा तो तुम इन जगह पे उसे फिट कर सकते हो। अब जब उन्हें इससे भी संतुष्टि नहीं मिला तो उन्होंने एक कदम और आगे जाके कुछ यार फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज तक बता दिया। देखो भाई साहब, ये होता है बाबा वाला एटीट्यूड, देख रहे हो। अगर आज वो जिंदा होते ना तो मैं बस उनसे एक चीज़ पूछता, अरे मेंडलिव्स बाबा, एक चीज़ बता दो कि मैं कब तक सिंगल रहूँगा। मतलब भाई साहब, मेरी क्रश से मेरी मुलाकात कब होगी ना यार, मुझे ज़िंदगी भर ऐसे सिंगल ही मरना पड़ेगा। बस ये प्रेडिक्शन कर दो और ज़िंदगी धन्य हो जाए। अब देखो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो रह नहीं, क्या ही कर सकता है। बट देखो उन्होंने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, उनके नाम भी बता दिए। 3 एलिमेंट्स था, उनका नाम रखा इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक सवाल, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ना, इनका जाके जब फ्यूचर में डिस्कवरी हुआ तो उनका नाम क्या है? तुम यार गूगल पे सर्च करो, किताब पे देखो, कहीं से भी देखो, बट मुझे इसका आंसर चाहिए। तुम्हें यार तुम्हारी क्रश की कसम, देख लो भाई। अब अगर कसम को तोड़ोगे ना तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। आगे मैं कुछ बोल नहीं रहा। और यार देखो आखिरी अचीवमेंट, तुम्हें पता है नोबेल गेस क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो अपने ही नशे पे रहते हैं। अब मेंडलीव के टाइम पे ये डिस्कवरी नहीं हुआ था, बट जब डिस्कवरी हुआ ना तो उनके पीरियोडिक टेबल पे वो ऐसे बैठा जैसे कि यार ये जगह तो उनके लिए बना हुआ था। देख रहे हो भाई साहब, ये होता है पीरियोडिक टेबल बनाने का तरीका। मजाक हो रहा है, मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो आओ मारो मारो, अरे अरे इतना मत मार, अरे इतना मत मार। तुमने यार आज का तो सोचा ही, साथ ही साथ फ्यूचर का भी सोच के रखा कि आगे क्या होगा वो भी देख लेंगे हम। बट यार देखो, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम द परफेक्ट कभी नहीं बन पाओगे। और ये चीज़ ना रियलिटी है, चाहे मैं हूँ या तुम। कभी भी तुम यार परफेक्शन के पीछे मत भागो। तुम में से कितनों ने 3 इडियट देखा है? अगर नहीं देखा है ना तो मेरा तुम लोगों से हैवी रिक्वेस्ट रहेगा, जाके एक बार देखो और देख के आके कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया। खैर यार देखो, जैसे कि मैंने बताया कि इनका टेबल भी एग्जैक्ट परफेक्ट तो नहीं था, कुछ गलतियाँ थे। अब देख लेते हो क्या क्या गलतियाँ थे।
जैसे कि देखो, मेंडलीव्स के टाइम पे आइसोटॉप्स का डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो बाद में जब आइसोटॉप्स का डिस्कवरी हुआ तो उनका पोजीशनिंग को लेके कि इन्हें रखे कहाँ, उनका एक्सप्लेनेशन उनके पास था नहीं। अब करे क्या बेचारा, उनके समय पे आइसोटॉप्स का डिस्कवरी तो हुआ ही नहीं था। दूसरा चीज, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ना, इसको लेके भी कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था कि इसे हम यहाँ तो रखे, क्यों रखे। क्योंकि देखो, हाइड्रोजन काफी खास तरीके का एलिमेंट है, इसके अंदर में डबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं बताने जा रहा क्या होता है ये, इतना समझ लो कि यार हाइड्रोजन काफी खास तरीके का एलिमेंट है, तो अगर तुम इसे किसी जगह पे रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन तो दो। ये एक्सप्लेनेशन मेंडलीव्स के टेबल पे नहीं मिला हमें। और आखिरी चीज देखो, हमने जितने भी अभी तक टेबल देखा है, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया गया, जहां उनका एटॉमिक मास सही तरीके से नहीं बैठा। और ये गलती हमारे मेंडलीव्स के टेबल में भी देखने मिलता है, जहां एटॉमिक मास का नंबर जो है वो गलत दे दिया गया, जो आगे होना चाहिए था वो पीछे, और जो पीछे होना चाहिए था वो आगे कर दिया गया। देखो, ये जो गलती है ये तुम्हें तीनों ही टेबल्स पे दिखने मिलेगा। इसी गलती को सुधारने के लिए आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे बनाया था हेनरी मोज़ली ने। देखो, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो मेंडलीव्स का टेबल था उसे ही चिपका दिया, एक चीज को बदल दिया। देखो, उनका थ्योरी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बट देखो, यहाँ में हेनरी ने क्या किया, मास के जगह पे एटॉमिक नंबर रख दिया। देख रहे हो कितना स्मार्ट वर्क किया इन्होंने। इस बंदे को एक चीज पता चल गया था, इन सारे लोगों ने एक ही गलती किया है, एटॉमिक मास को चुना है, और इसके वजह से टेबल के अंदर में काफी सारी गलतियां हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक मास को लूंगा ही नहीं, एटॉमिक नंबर को लूंगा। और इस बंदे ने लिया तो लिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि मैं क्यों एटॉमिक नंबर ले रहा हूँ, एटॉमिक मास क्यों नहीं ले रहा हूँ। सिंपल सा रीजन था, एलिमेंट्स के अंदर में हमें देखना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ना। तो केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक मास का इतना रोल नहीं होता है, सबसे बड़ा रोल होता है प्रोटॉन का। और जितना एक एलिमेंट के अंदर में प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसीलिए हम यार क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को लेंगे, दैट्स इट। बहुत ही आसान था। अब यार देखो, इतना समझने के बाद अब एक सवाल लेते हैं जो सीबीएसई वाला चच्चा हमसे पूछ सकते कि यार पूछती ही है। तो थोड़ा यार ध्यान से देखना। यहाँ सवाल ये है कि क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स के टेबल का जो भी लिमिटेशंस था उसे ख़त्म कर पाया या नहीं। देखो, 3 लिमिटेशंस था मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, और इन तीनों को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सॉल्व कर देता है। देखो कैसे, देखो क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। तो मेंडलीव्स के टेबल पे जो प्रॉब्लम होता था ना चीज़ों को बैठाने में, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे नहीं होता है। दूसरा चीज़, मेंडलीव्स के टेबल पे आइसोटॉप्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया। देखो, एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से था कि जितने भी आइसोटॉप्स होता है ना किसी सेम एलिमेंट का, उनमें एक चीज़ देखने मिलता है, उनका एटॉमिक मास डिफरेंस हो सकता है बट एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। तो हम ना क्या करेंगे, उन्हें जो एलिमेंट का आइसोटॉप्स है उनके साथ ही रखेंगे। देख रहे हो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और तीसरा और आखिरी चीज़, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है उसको लेके एक्सप्लेनेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे दिया गया है। दैट्स इट। अब इसके बाद देखो, ये है तुम्हारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वो टेबल है जिससे हम सबका फटता है, रातों का नींद और दिन का चैन दोनों ही भाई खोया हुआ है। बट यार हम किस लिए बैठे हैं यार, हम करते हैं तुम्हारा प्रबंध। सुनो, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल को तुम्हें चाट के नहीं खाना है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना 20 एलिमेंट्स, इन्हें याद कर लो। ये जो 20 एलिमेंट्स है, इनका अगर तुम्हें नॉलेज होगा तो तुम कोई भी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। भाई साहब लिख लो ये बात। बट तुम्हें सिर्फ इनका एटॉमिक नंबर और नाम याद नहीं करना है, इनका सिंबल, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इन सबको जानना है। यहाँ सब दिया हुआ है, बस इसे रट लो, कहीं चिपका लो। आई डोंट नो, कहने में बुरा लग रहा है रट लो, बट क्या कर सकते हैं भाई, चैप्टर ही कुछ ऐसा है। अब यार इस टेबल को देखने के बाद तुम्हारा नज़र 3 चीज़ पे जरूर गया होगा। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है। देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम इन 3 चीज़ों को जान गए, आगे 2 टॉपिक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 टॉपिक, इन दोनों को अगर समझना है तो ये 3 कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अब तुम मुझे बताओ, एक एलिमेंट बनता कैसा है? एटम से बनता है। गुड। अब देखो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है।
तुम्हारे यार अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ कार्बन लिया है। अब इस कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। बीच पे सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, जहाँ पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर में जो ये सर्कल्स दिख रहा है यहाँ पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो सर्कल्स है ना, इसे कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं इसे? सेल्स। दैट्स इट। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ में 2 सेल्स बना हुआ है, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर में कितने? 4। अब जब तुम इसे लिखना होगा 2,4, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है सेल्स के अंदर, और जो ये सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो, तुम क्या कहते हो उसे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब सवाल उठता है वैलेंसी क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना सेल्स के अंदर में, यहाँ में क्या होना चाहिए? देखो हर एक इलेक्ट्रॉन को अपने सेल्स के अंदर में बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि बराबरी रखना होता है। जैसे कि पहले सेल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होके बैलेंस होता है, उसी तरीके से जो दूसरा सर्कल है, या फिर तुम कह लो दूसरा सेल या तीसरा सेल, वहाँ में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है ना बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी, इन एटम्स को भी अपना बैलेंसिंग करना चाहिए होता है। तो मैंने जैसे बताया कि दूसरा हो या तीसरा हो, वहाँ 8 चाहिए। और ये जो बैलेंसिंग का प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं वैलेंसी। देख रहे हो नाम भी थोड़ा सेम आ रहा है, वैलेंसी, बैलेंस। ठीक है, जैसे कि देखो यार हमारा जो कार्बन है, इसका पहला सर्कल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि उसे उतना ही चाहिए होता है, तो ये परफेक्टली बैलेंस है। बट दूसरा सर्कल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बैलेंस नहीं है, बट इसे बैलेंसिंग करना है, तो इसे कितना चाहिए? और इसे चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही किसी से लेगा या फिर देगा, तब जाके यहाँ पे बैलेंस बनेगा, और इसी चीज़ को कहता है बैलेंसी। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर में ये चुल मच रहा होगा, अच्छा यार ये तो ठीक है, बट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो ये जो कार्बन के आउटर ऑर्बिट पे, यानी कि जो सेकंड सेल है, इसके अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है ना, बेला ऐसे ही घूम रहा है, यही है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। इसका तुम क्या करोगे तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब आई गेस तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। देखना कितना आसानी होगा अब समझने के लिए। बट इससे पहले मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग के लिए यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, लिटरली एनिमेट करने में चीज़ों को बहुत मेहनत लग रहा है, और मैं अकेला हूँ, समय भी कितना लग रहा है तुम देख रहे हो। मैं जानबूझ के वीडियोस को इतना लेट नहीं बना रहा, बनाने में समय इतना लग रहा है। देखो मैंने एक ख्वाब देखा है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, और इस चीज़ के लिए मुझे बस 2 या 3 अच्छे एनिमेटर्स चाहिए, और तुम लोगों में ऐसे समझा पाओ जैसे किसी ने सोची नहीं होगी भाई। बट क्या करें, ये चीज़ें करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि अपने पास अब है नहीं। तो तुम्हें पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं करना है मुझे, बस चैनल को सपोर्ट करो, जितना हो सके लोगों से शेयर करो। बाकी यार देखो यूट्यूब से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, बस तुम लोग के सहारे हो, अब तुम लोग ही जानो। खैर छोड़ते हैं। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर में 2 चीज़ समझना है, ग्रुप्स और पीरियड क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उन्हें हमने 18 ग्रुप्स में बांट दिया। और यार पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है, बट मेंडलीव्स ने कहा था कि चीज़ें एक समय के बाद रिपीट करेगा, और इसी चीज़ को उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी तुम्हें मिल जाएगा 7 पीरियड्स। अब देखो एक सवाल आता है, ये ग्रुप्स और ये पीरियड्स क्यों बनाया गया है? क्या इससे हम कुछ पता कर सकते हैं क्या? हाँ देखो ध्यान से सुनो, तुम ग्रुप से पता कर सकते हो कि एलिमेंट के अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और पीरियड से पता कर सकते हो कि एलिमेंट के अंदर में सेल्स यानी कि कितना सर्कल्स होता है। दैट्स इट, और यही हमें पता करना है। जैसे कि देखो यार, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर में तुम कोई भी एलिमेंट ले लो किसी भी ग्रुप का, उस पूरे ग्रुप के अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, लिथियम। अब यार देखो तुम्हें मैंने लिथियम का टेबल दिया हुआ है, वहां देखो एक बार, हाँ ये रहा, क्या दिया हुआ है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब ये जो पूरा ग्रुप है ना जहाँ लिथियम पाया जा रहा है, ये पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। देख रहे हो, एक चीज़ को समझ के पूरा ग्रुप को समझ लिया हमने। अब इसी तरीके से पीरियड्स को समझते हैं। देखो सिमिलर केस लेते हैं लिथियम का।
लिथियम के अंदर में ना 2 सर्कल होता है, यानी कि 2 सेल्स होता है। अब ये है लिथियम का पोजीशन। अब यहाँ से लेके ये जो पूरा पीरियड है लिथियम से लेके नियॉन तक, इस पूरे पीरियड में 2 ही सेल्स होगा। अब इससे तुम्हें क्या समझ आया? बहुत आसान है यार। एक ग्रुप के अंदर में सारे के सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। बिल्कुल इसी तरीके से पीरियड्स के अंदर में कोई भी पीरियड ले लो, उसके अंदर में कोई एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट का जितना सेल्स होगा उस पीरियड के सारे एलिमेंट्स में भी सेम ही सेल्स होगा। दैट्स इट। अब यार देखो आखिरी पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना भाई, मेरा मानना है कि ये पूरे एनसीईआरटी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने चैप्टर के अंदर में जैसे लिखा हुआ था वैसे ही यहाँ डाल दिया। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? देखो, तुम कोई भी एलिमेंट का पोजीशन को समझ के क्या करना चाह रहे हो? तुम जानना चाह रहे हो कि उस एलिमेंट का केमिकल रिएक्टिविटी कैसा है। और ये तुम कैसे जान पाओगे? जब तुम जानोगे कि इस एलिमेंट के अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तब तुम आसानी से बता सकते हो कि एलिमेंट किस तरीके का बॉन्ड करेगा और कितना बॉन्ड करेगा। और तुम फिर बॉन्ड्स के हिसाब से पता कर सकते हो कि एक एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा। दैट्स इट। बहुत आसान था भाई। अब आखिरी टॉपिक, ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टिकटॉक वाला ट्रेंड नहीं है भाई। पीरियोडिक टेबल के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर में एक कॉमन पैटर्न देखने मिलता है, ये चीज़ समझना है हमें। दैट्स इट। टिकटॉक वाला नहीं, ठीक है। अब यहाँ यार हमें 4 चीज़ों का ट्रेंड को यानी कि पैटर्न को समझना है। पहला यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पैटर्न इस टेबल के अंदर में कैसा है, फिर वैलेंसी, फिर एटम का साइज, और आखिरी है एलिमेंट्स के अंदर में मेटल और नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न कैसा है, वो देखना है। शुरुआत करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। देखो, इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना यार। जब मैं बात कर रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो कैसा पैटर्न रहेगा, तब उसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स का। समझ गए? लेफ्ट टू राइट इक्वल्स टू पीरियड, ठीक है। और जब मैं बात करूँगा टॉप टू बॉटम का, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप्स में एलिमेंट का बिहेवियर कैसा रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीन कुछ ऐसा है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता रहेगा, और वहीं पे अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसे रहेगा, कोई चेंजेस तुम्हें नहीं देखने मिलेगा। दैट्स इट। उसके बाद वैलेंसी का बात करते हैं। तो वैलेंसी में भी सीन कुछ ऐसा है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंसी इंक्रीज होगा पहले 1 से लेके 4 तक, फिर ये डिक्रीज करने लगेगा। अब देखो, अगर ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आया तो यार चलते हैं पुराने चार्ट पे। देखो, यहाँ दिख रहा है तुम्हें वैलेंसी। देखो क्या है यहाँ में, पहले 1 से लेके 4 तक इंक्रीज हुआ वैलेंसी, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो? यही पैटर्न पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर में देखने मिलता है। दैट्स इट, जब तुम जाओगे लेफ्ट टू राइट। बट अगर तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो तुम्हें यहाँ कोई चेंज नहीं दिखने मिलेगा। तो यह एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे बात करूँ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का या वैलेंसी का, टॉप टू बॉटम कोई चेंजेस नहीं दिखता है। दैट्स इट। फिर हम बात करते हैं एटम का साइज को लेके, कि एलिमेंट्स के अंदर में जब हम मूवमेंट करेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा या कमेगा, क्या होगा। तो देखो, अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यार देखो, एटम के अंदर में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो बढ़ने लगेगा। न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन, ठीक है। जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी कि प्रोटॉन बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा। तो इसका वजह से जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। दैट्स इट। और अगर मान लो तुम गए टॉप टू बॉटम तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा एटम का साइज बढ़ने लगेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। तो इसके वजह से जब तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो तुम्हारा साइज जो है एटम का बढ़ेगा। और आखिर बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल का। देखो, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें लेफ्ट पे दिखेगा ये सारे के सारे मेटल्स है, और जो भी तुम्हें राइट साइड पे दिख रहा है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ एक जिगजैग सा लाइन दिख रहा है, ये देखो यहाँ। हाँ, ये क्या कर रहा है बताओ तो? इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, यानी कि यार ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये लाइन सेपरेट कर रहा है मेटल को नॉन मेटल से। और ये जो एलिमेंट्स है इन्हें तुम कह सकते हो कि ये है सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड, ठीक है। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि इन सारे एलिमेंट्स के अंदर में मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगा। दैट्स इट।
अभी यार हम पैटर्न को देखते हैं। पहले बात करते हैं मेटल्स का। तो अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स कमेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, राइट के तरफ नॉन मेटल ज़्यादा है। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहाँ पे मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा। और अगर मान लो तुम गए टॉप टू बॉटम की ओर, तब यार तुम देखोगे कि मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल का। एकदम उल्टा होगा इसका, पता है तुम्हें। लेफ्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ तो नॉन मेटल से है ना, तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। बट अगर तुम टॉप टू बॉटम की ओर जाओ तो यहाँ नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे के सारे बैठे हुए मेटल्स, दैट्स इट। तो यार इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। जितने भी टॉपिक्स आई गेस मैंने कंप्लीट कर दिया हो। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। अगर समय होता है तो मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी यार मैं चाहता हूँ तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज योर सपोर्ट मैटर्स अ लॉट, लिटरली। बाकी यार ज़्यादा तुमसे इतना ही कहना है। थैंक यू, लव यू ऑल।